अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है दीदे मून और उसको लिखा है मिसबा ने, जिसकी किस्त नंबर है 15। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम शाजिर? मून? कौन वो तुम्हारा भाई जो काफ़ी अरसे से लंदन में मुकीम था? 2 दिन हो गए और तुम आज मुझे बता रहे हो कि दीदम का निकाह इसके साथ हो गया है। इसकी बात सुनते ही शीजा खांसने लगी और उसने गुड न्यूज़ पर एक सेकंड भी काम नहीं धरा, बल्कि उल्टा इस पर गुस्सा निकालने लगी। वो तो सोच रही थी कि दीदम सबके सामने रुस्वा हो चुकी है और शर्मिंदगी के बायस घुट घुट कर मर रही होगी, लेकिन यहाँ तो उसके निकाह भी हो चुका था जिसका इसे इल्म तक नहीं था, और वो कल से हवाओं में उड़ रही थी कि इसका बदला पूरा हो चुका है। जैसे इसने सोचा था वो हो चुका है। क्या हो गया शीजा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा ही है ना, हमारे रास्ते का कांटा खुद ही निकल गया। मून के साथ होने का या किसी और के साथ, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो मेरी वाइफी? पानी का गिलास इसे थमाते हुए हैरान सा शाजिर पूछने लगा, जिसे इस वक्त शीजा की रिएक्शन की जरा बराबर भी समझ नहीं आई। अपने पास रखो ये अपना घटिया बातें और गिलास, तुम्हारा मुंह तोड़ने का मन कर रहा है इस वक्त। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? बगैर इर्द गिर्द की परवाह किए वो हजियाबी अंदाज में चीखने लगी तो शाजिर होंकों की तरह उसे देखने लगा। क्या हो गया शीजा, लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा लगा रही हो? ये कौन सी जरूरी बात थी जो मैं बताना भूल गया? तुम तो यूं सबके सामने चीख रही हो। लोगों को अपनी जानिब उठती निगाहें महसूस करते हुए शर्मिंदगी से वो दबे दबे लहजे में उसे झड़कने लगा। गो टू हेल। अपना क्लच उठाते हुए गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से निकली चली गई तो शाजिर भी शर्मिंदा से उठकर उसके पीछे चला गया। घंटों की मुसाफत तय करते हुए वो आखिरकार मरी पहुंच गए। मून ने एक ही रूम बुक करवाया था क्योंकि वो दीदम की कंडीशन के मुताबिक इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्या ख्याल है दीदम, अब आराम करोगी या फिर कुछ खाना पीना है? पूरा रास्ता हंसी मजाक में काफ़ी खुशगवार ही गुजरा था। मून अजहद कोशिश कर रहा था कि इन दोनों के बीच गुफ्तगू का मौजू शाजिर ना बने। कहीं बचपन की बातें करते हुए इसका नाम आ भी जाए तो मून महारत से बात ही बदल देता। मैं तो सोऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ, आपने सोने भी नहीं दिया, कितनी नींद आई हुई थी मुझे। शिकवा करते हुए उसने सैंडल से अपने पाँव आज़ाद करवाए और जाकर फौरन से बेड पर बैठ गई। हाँ, थक गए हो, सारा रास्ता महारानी साहिबा नहीं तो गाड़ी ड्राइव की है। ये सामान हमारा कौन निकालेगा? मैं ज़्यादा थक गया हूँ और ये काम तो वैसे भी मेरा नहीं है। कंधे उचकाते हुए वो भी आराम से जाकर बेड की दूसरी जानिब दराज हो गया, जबकि दीदम कांच सी आंखें पूरी खोले से घूरने लगी। ये काम मेरा भी नहीं है, मैं भी नहीं निकालूंगी सामान और आप मुझे नहीं कहेंगे। इसे उंगली दिखाते हुए दीदम पहले ही वॉर्न करने लगी कि किसी भी काम का इसे ना कहा जाए। तुम्हें नहीं तो और किसे कहूँगा? और मैं कहूँगा कहूँगा कहूँगा, क्या कर लोगी तुम? दीदम के भाई उंगली को पकड़ते हुए मून रूबरू हुआ। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप अभी जानते नहीं हैं मुझे, अच्छा ना? सुंदर की गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश में तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। मैं ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। वैसे ये तुम्हारा काम तो नहीं है, मेरे ख्याल में ये काम बकरियों का होता है। कहीं मेरे जाने के बाद तुमने बकरियां तो नहीं संभाली हुई हैं, हाँ, जो मैं कर रही हो? पतली सी आवाज निकालते हुए वो दीदम की भरपूर नकल उतारने की कोशिश करने लगा। साथ में उसकी उंगली के साथ अब दीदम का हाथ भी मून के हाथ में पकड़ चुका था। गैर इरादी तौर पर दोनों के एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन लड़ाई में एक को भी महसूस नहीं हुआ। बकरियों वाले होंगे आप और आपकी आने वाली सारी नस्लें। मैं भी ताई अम्मी को कॉल करके बताती हूँ कि आप मुझे यहाँ लाकर मुझे बकरियों वाली भी बोल रहे हैं और काम भी करवा रहे हैं। मासूम सी बच्ची एक दिन के लिए अकेली क्या मिलगी तो आप तो जल्लाद ही बन गए। नाक मुंह बनाते वो मासूमियत से उसे धमकाने लगी थी। और मैं तो जैसे डर ही गया हूँ, अभी आज की तो बख्शिश है बच्चू, कल तो बाहर जाकर मैंने बर्फ से तुम्हारी बहुत पिटाई करनी है। दीदम के हाथों को देखते हुए उसे आने वाले कल से डराने लगा था, लेकिन तभी इसे महसूस हुआ कि वो दीदम के पास आ रहा है। उसका हाथ छूते मून को अजीब सा एहसास हो रहा था जो उसके दिल को अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जल्दी से छोड़कर वो पीछे हो गया। और दीदम ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 हाथ हैं। दीदम ने इसका यूं अचानक हाथ छोड़ने का कोई नोटिस नहीं लिया और दोनों हाथ खड़े करके इसे दिखाने लगी, जो हाथ ही मून को खूबसूरत सा एहसास दिला रहे थे। लंबी लंबी मखरूती शफाफ उंगलियां किसी भी चीज से आ रही थी, इनमें कोई रंग कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी खूबसूरती में आगे थी। तुम इस दीदम अब चाह रही हैं कि मैं आपको चूड़ियां भी दिलवाऊं ताकि आप पहन सकें? अपने सर के नीचे तकिया दुरुस्त करते हुए उसने दीदम का तकिया भी खींच लिया। ये क्या हरकत है मून, मेरा तकिया मुझे वापस करें और उठकर अपने कमरे में जाएं ताकि मैं आराम कर सकूं, वरना मैं सच में ताई अम्मी के साथ आपकी शिकायत करने लगी हूँ। तकिया छीन जाने पर वो उठकर सीधी इसकी साइड पर पहुंची और मून के सर पर खड़े होकर कहने लगी,
गुड नाइट, कमरा यही मेरा भी है और तुम्हारा भी। जाओ शाबाश, जाकर अपनी साइड पर आराम करो। अगर मेरे नीचे आने का खतरा है तो सोफे पर जा सकती हो, काफ़ी बड़ा है, तुम तो आ ही सकती हो इस पर। बाएं आंख दबाते शरारत से मून ने सोफे की जानिब इशारा किया तो दीदम दांत पीसने लगी। अब आप वाकई मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा ना, मैं कैसे सो सकती हूँ वहाँ सोफे पर? गड़बड़ गई तो कितनी चोटें आ सकती हैं। पहले ही हाथ में दर्द हो रहा है। आप चले जाएं ना प्लीज़। मैं ताई अम्मी को एक भी लफ्ज़ कुछ नहीं बताऊंगी, पक्का। निहायत मासूमियत से अपनी चोट के बारे में बताया गया और साथ ही शिकायत ना लगाने वाली लालच देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश भी की। अच्छा, रोने मत लग जाना, मैं ही तकिया तुम्हें फिर दे देता हूँ, चलो बंटवा लेते हैं। मासूम से चेहरे पर से नजरें हटाते हुए मुंह ने तकिया साथ ही उठा लिया और जाकर सोफे पर सेट करते हुए दराज हो गया। दीदे सुनो। दीदम जो उसके इतने जल्दी मान जाने पर खुश होते हुए एक तकिए के साथ सोने की तैयारी में थी, मून की आवाज़ सुनकर मुंह ऊंचा किए इसे देखने लगी। सुनाई? कंफर्टर खींचकर सीने तक डालते हुए बोली। मैं उठकर चेक करूंगा, अगर उदास नजर आई या कुछ भी सोचती हुई नजर आई तो सब काम करवाऊंगा। वो चाहता था कि दीदम अब सो जाए, लेकिन लेटते ही कहीं वो दोबारा अपनी सोचों में न चली जाए, इसलिए डराने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो अपनी माँ के साथ वादा करके आया था कि दीदम को ठीक करके ही वापस लौटेगा, तो उसने अपने वादे पर काम आज ही करना शुरू कर दिया था। स्माइल देते हुए वापस अपने तकिए पर सर रख दी थी। दीदे मून और इसको लिखा है मिसबा ने, जिसकी किस्त नंबर है 16। ये सब कैसे हो गया? क्यों हुआ ये सब? मैं इस मगरूर नकचड़ी लड़की को तबाह बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन वो निकाह भी कर चुकी है। क्यों हुआ ये सब? क्यों? अपने घर पहुंचते ही हॉल में रखे हुए शोपीस गुस्से से उठा कर इधर उधर फेंकने लगी। इस वक्त इसके सर पर खून सवार था। क्या हो गया है शिजा, ये क्या कर रही हो? सदाम की वाइफ नम्रा शोर शराबा सुनते ही अपने रूम से बाहर आई और शिजा को सब चीजें इधर उधर फेंकते देखकर पूछने लगी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर शिजा के हाथ से गुलदान लिया जो अब निशाने पर था। इस वक्त मुझसे दूर रहें आप भाभी, वरना मैं आपकी जान ले लूंगी। उनके हाथ में से गुस्से के साथ गुलदान गिराते हुए वो चीखी। क्या बदतमीजी है ये शिजा? ये तुम निम्रा से किस तरीके से बात कर रही हो? तुमसे बड़ी है वो, और ये क्या हरकत की हुई है तुमने? तुम्हें मालूम है कि ये सब चीजें कैसे कैसे मैनेज करके लाई हुई थी मैं? सद्दाम एक ऑफिस में मुलाजमत करता था जिससे उनके घर का निज़ाम चल रहा था। सद्दाम और शिजा 2 ही बहन भाई थे। माँ बाप में से एक भी सलामत नहीं था। शिजा चूंकि छोटी थी तो लाडली होने की वजह से काफ़ी ज़िद्दी हट धर्म थी, किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करती थी। सद्दाम और शाजिर की काफ़ी अरसे से पहले में दोस्ती थी, फिर इसने अपने वालिद की वफ़ात के बाद जूनी आधे ही छोड़ दी। इसके साथ ही शाजिर ने भी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर फैज़ान की इंसिस्ट करने के बाद उसने 1 साल बाद दोबारा ज्वाइन किया, जहां शिजा इसकी फेलो बनी। इसके बाद शिजा ने दीदम की नफरत और दुश्मनी में शाजिर के साथ मोहब्बत नामा रचाया। शिजा के साथ निकाह में सद्दाम की दोस्ती की वजह से शाजिर को कोई परेशानी नहीं हो पाई। सद्दाम की शादी को 2 साल ही हुए थे, लेकिन नम्रा और शिजा का कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। शिजा का मूड अच्छा हो तो उसके साथ अच्छा ही बिहेव करती थी, अगर वो गुस्सा हो तो अक्सर उसके साथ बदतमीजियां कर जाती थी। पहले तो सद्दाम बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब वो उसे डपटने लगा था क्योंकि इसकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही थीं। अभी भी इसके गुस्से से कहा एक जुमला सुनकर ही वो वहाँ से चली गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं और शाजिर शादी के बाद यहाँ आएंगे मून और खूब एंजॉय भी करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज मौसम भी काफ़ी अबर आलूद सा था और मून दीदम के साथ बाहर आया था। दोनों जैकेट्स में हाथ डाले फुटपाथ पर चल रहे थे। चलते चलते दीदम इसे कहने लगी तो मून रुक गया और बगैर कुछ भी बोले उसके चेहरे को तंकने लगा। क्या हुआ मून, आप रुक क्यों गए? कहीं मुझसे डर तो नहीं गए कि दीदम आपकी पिटाई करने वाली है बर्फ से? मून की नज़रों से वो कुछ समझ चुकी थी कि इसे शाजिर का जिक्र नहीं करना चाहिए था, इसलिए जल्दी से बात बदलते हुए बोली, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मूड अब तुमने ख़राब ही करना है, सो वापस चलें, क्योंकि यहाँ आने का फ़ायदा नहीं है। मसनूई घूरी से दीदम जो नवाजते हुए वो बोला तो दीदम का मुँह भी उतर गया। सॉरी मून, अब मैं नहीं शाजिर का कोई भी जिक्र नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे आपका मूड ख़राब हो। मून की घुरियों को देखते हुए वो सीरियस अंदाज में बोली तो वो अपने लबों तले मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, आर यू श्योर? भवें उचकाते हुए उसने दीदम से पूछा, जबकि मुस्कुराहट उसकी आंखों में नजर आ रही थी जो शायद दीदम देख ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल 100%। चले अब? उसके मान जाने पर खुश होती दीदम बोली तो मून उसके कदम से कदम मिलाने लगा। मून, आपसे कुछ मांगूं? दीदम इसे 1 कदम का फासला बढ़ाते हुए पूछने लगी। कहो ना। मून ने अपनी पॉकेट से हाथ निकाले और बर्फ हाथों में लेकर दबाते हुए सरसरी अंदाज में बोला,
مون آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، لگنی بھی چاہیے مون، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب گھر واپس جائیں گے اور آپ اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی بھی کر لیں گے، تب آپ اپنے ہی دھیان میں کہتے ہوئے چل رہی تھی جب اچانک اس کی بات کے دوران ہی فضا میں دیدم کی دلخراش چیخو گونجی۔ اس کے ساتھ ہی مون کا جاندار قہقہ